नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास से हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है। इसमें हम चर्चा करेंगे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसके बारे में। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी और आप समझ सकते हैं कि इस पूरी श्रृंखला को देखने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या घटनाएं घटी, उनके पीछे के कारण क्या थे और उनके परिणाम क्या हुए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो आज सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि कैसे भारत में ब्रिटिश अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। ये एक छोटा सा बैकग्राउंड मात्र है, क्योंकि हमारी ये जो श्रृंखला है इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जब होती है, वो हम अगर इसको एक बिंदु मान लें तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैसे ब्रिटिश भारत में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने में सफल हुए। तो देखिए, भारत में मुगल सत्ता का एक तरह से आप कह सकते हैं कमजोर होनी शुरू हो गई थी। मुगल सत्ता 1707 से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की भी कुछ नीतियां ऐसी रहीं, जैसे औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, तो जो उसकी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसीज थी, या फिर जो उसने डेक्कन के क्षेत्र में अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा दिया, दक्षिण भारत के क्षेत्र में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था, इसकी वजह से दिल्ली में एक तरह से वैक्यूम की स्थिति क्रिएट हो जाती है। फिर उसके बाद जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके जितने भी सक्सेसर्स आते हैं, सक्सेसर्स का मतलब है जो उसके उत्तराधिकारी आते हैं, वो सभी उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं कि मुगल वंश की एक बहुत बड़ी पूरी डायनास्टी थी इनकी, तो इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने में वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो दूसरा कारण ये हो जाता है कि मुगल वंश के जो उत्तराधिकारी हैं, जिनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। इस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, आप डिक्लाइन ऑफ मुगल देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो मुगल वंश उतना ज़्यादा ठीक था नहीं और धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज होने शुरू हो गए। जैसे मैसूर का स्टेट था, मराठा अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस बीच 1761 में एक युद्ध होता है, एक आक्रमण होता है भारत में, और ये आक्रमण होता है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ये एक ऐसा युद्ध था जो बिल्कुल दिल्ली के पास हो रहा था। दिल्ली का आप कह सकते हैं कि दिल्ली का जो एंट्रेंस गेट था पानीपत, वहां पे ये युद्ध लड़ा जा रहा था। और आश्चर्य की बात है कि इस युद्ध में मुगल वंश का कोई भी राजा, मुगल का कोई भी सम्राट, मतलब जो सम्राट उस वक्त थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। ये दिखाता है कि दिल्ली पर होने वाले आक्रमण, दिल्ली के मुख्य द्वार पर, एंट्रेंस गेट पर होने वाले आक्रमण में स्वयं मुगल वंश का कोई भी शासक इन्वॉल्व नहीं है। ये मुगलों की कमजोरी को दिखाता है। 1761 में मराठा अब अपना पावर बढ़ा रहे थे, लेकिन होता क्या है कि मराठा इतने ज़्यादा एबल नहीं हो पाते, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं कि वो मुगल वंश को हटाकर दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर पाएं। तो ये कुछ कारण रहते हैं। इसके साथ साथ ब्रिटिश जब आते हैं तो कई सारे उनकी पॉलिसीज ऐसी बनती हैं जो भारतीयों के हित में नहीं होती हैं। बंगाल में प्लासी का जो युद्ध था, ये सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। प्लासी और बक्सर के युद्ध का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो प्लासी और बक्सर का युद्ध जो था, इसको जीतने के बाद ब्रिटिश के पास एक बहुत अच्छा क्षेत्र उनके कंट्रोल में आ गया, और वो क्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र। बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है, ये कृषि के लिहाज से भी काफ़ी समृद्ध हुआ करता था। और ख़ास तौर पे अगर बंगाल की बात की जाए तो पूरे ब्रिटिश एम्पायर का 60% इंपोर्ट, 60% एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होता था? तो बंगाल से होता था, कलकत्ता से होता था। बंगाल 60% हिस्सेदारी रखता था टोटल एक्सपोर्ट जो ब्रिटिश करते थे यहाँ से, उसका। इसलिए बंगाल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बंगाल से जब इनको दीवानी वगैरह वसूलने की जिम्मेदारी मिल जाती है तो धीरे धीरे इनका पावर बढ़ने लगता है। फिर आगे कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स होते हैं, कुछ धर्म के सुधार के आंदोलन होते हैं,
और ब्रिटिश धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगते हैं। एक एक करके पहले मैसूर को, फिर मराठा को अपने कंट्रोल में, अपनी पॉलिसीज के तरीके से, पॉलिसीज के तहत अपने कंट्रोल में लेते रहते हैं। फिर एक क्रांति है 1857 की क्रांति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस क्रांति का महत्व बहुत ज़्यादा है। महत्व इसलिए है क्योंकि इसको दो नामों से जानते हैं। जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इसे कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन या पहली क्रांति, जबकि इसे इंपीरियल हिस्टोरियंस जो हैं, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, जो यूरोपियन इतिहासकार हैं, वो इसे कहते हैं कि ये एक सिपाही विद्रोह था। मगर इसे केवल सिपाही विद्रोह कह के नकार देना सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिपाहियों ने जरूर शुरुआत की थी, मगर इसके पीछे कहीं ना कहीं अन्य वर्ग के लोगों का भी समर्थन प्राप्त था। जितने भी जवान थे, सिपाही थे, वो कहीं ना कहीं किसान बैकग्राउंड से आते थे और किसानों पर होने वाले अत्याचार से उनका भी मन क्षुब्ध था। हालांकि डायरेक्ट हम ये नहीं कहेंगे कि किसानों ने इसमें साथ दिया, मगर हाँ, कहीं ना कहीं से अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। खैर, 1857 की क्रांति पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अभी हमारा जो फोकस है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे है। तो 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसको नाम उसका चेंज कर दिया गया और अब से गवर्नर जनरल जो भारत का था उसे भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। 1858 में एक एक्ट पास हुआ और इस एक्ट के तहत ये सारा काम किया गया। पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार लेकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश में जो राज दरबार है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट आप कहेंगे, उसके अंतर्गत भारत के सारे नियम कानून बनने लगे। इसके बाद से छिटपुट आंदोलन होते रहे। कुछ आदिवासियों के द्वारा आंदोलन किए गए जिन्हें हम ट्राइबल मूवमेंट्स कहते हैं, जैसे इसके पहले कई सारे हो चुके थे। बिहार के क्षेत्र में भी हुए, संथाल परगना में हुए, बिरसा मुंडा, कुका आंदोलन, कुकी आंदोलन, ये सारे आंदोलन जो थे वो कहीं ना कहीं से आदिवासियों के आंदोलन थे। बीच बीच में किसानों के आंदोलन भी होते रहे, मजदूर वर्गों के अपने आंदोलन थे। इस तरह से बहुत सारे आंदोलन ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलते आ रहे थे। फिर सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारा शुरू होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आने से, उसके स्थापना होने से लेकर और 1947 तक का जितने भी आंदोलन होंगे, कुछ आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा लीड किए जाएंगे, कुछ आंदोलन अन्य नेताओं के द्वारा लीड किए जाएंगे। ये सारे आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहे जाते हैं। इसमें आज हम अब आगे की इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ये स्थापना क्यों की गई, इसके पीछे क्या कारण थे, अब हम ये समझते हैं। पहले ये जान लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुई थी सन 1885 में। जो इसका पहला सेशन था, पहला जो अधिवेशन था कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और अगर प्रश्न आता है कि इसके संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे WC बनर्जी। कुल 72 लोगों ने 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक बैठक में भाग लिया और इसी बैठक में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हो जाती है। 72 लोग इसमें शामिल रहते हैं। इसके बाद कांग्रेस आंदोलन में शामिल होती है। कांग्रेस जो शुरुआत में कांग्रेस की स्थिति थी वो ये थी कि कांग्रेस का काम था देश में जो यूथ हैं उनको ट्रेन करना मतलब उनको प्रशिक्षित करना, इस बात के लिए कि वे सरकार को अपनी बात बताएं। शुरुआत में कांग्रेस का ये मानना था कि भारत में ब्रिटिशर्स जो हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और वो जो गलत कर रहे हैं उसके पीछे का एकमात्र कारण ये है कि उन्हें भारतीयों के ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं है।
अगर उन्हें बता दिया जाए कि भारत में क्या क्या दिक्कतें हैं, आपकी पॉलिसीज, आपकी नीतियों के चलते भारत में किस प्रकार का असंतोष है, यदि ये बात ब्रिटिशर्स के कानों तक पहुंचा दी जाए तो वे अपने रास्ते को बदल लेंगे और वो भारत के लोगों के हित में कानून बनाना शुरू कर देंगे। ये इनका मानना था शुरुआत में, जब इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इन्होंने 3 तरीके से काम करना शुरू किया, जिसको हम PPP कहते हैं। एक होता है प्रेयर, दूसरा है पिटीशन और तीसरा है प्रोटेस्ट। यानी पहले हम प्रार्थना करेंगे कि आप ये कानून अगर आपने कोई बनाया या कोई नियम आपने लागू किया तो आप इसको हटा लीजिए। पहले हम प्रे करेंगे, प्रेयर, फिर पिटीशन, फिर हम लिखित में आपको देंगे कि ये हमारी मांगे हैं, आप इसको पूरा करिए। और तीसरा था प्रोटेस्ट, यदि आप इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे, इसका विरोध करेंगे, ये इनका कहना था। तो प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, इन 3 टूल्स के माध्यम से कांग्रेस ये चाहती थी कि ब्रिटिशर्स तक भारत के ग्राउंड लेवल की बात पहुंचाई जाए और उनका विश्वास था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस बात को मान लेंगे। खैर, ब्रिटिशर्स क्या ही मानेंगे, वो तो आगे फिर कांग्रेस अपनी स्थिति खुद ही चेंज करेगी। शुरुआत का ये जो फेज है 1885 से 1905 तक का, ये 20 वर्ष का फेज जो है, इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम मॉडरेट फेज के नाम से जानते हैं। मॉडरेट फेज का मतलब क्या होता है? इसमें किसी प्रकार की हिंसा आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, यही 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी और इन्हीं 3 चीजों के आधार पर आंदोलन आगे बढ़ेगा। इसमें जितने भी नेता थे उन्हें मॉडरेट लीडर्स कहा जाता था। एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, A.O. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, R.C. दत्त, जॉर्ज यूले, फिरोज शाह मेहता, ये जो लोग हैं, दादा भाई नौरोजी, ये मॉडरेट लीडर्स में गिने जाते हैं। तो 1885 से 1905 के बीच में कांग्रेस ने क्या क्या किया, क्या क्या इनकी नीतियां रही, इन्होंने किस तरीके से अपना विरोध जाहिर किया और क्या क्या घटनाएं इस मॉडरेट फेज में घटी, ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।